एक लंबे समय पहले एक छोटी सी गांव में मोहन, कमला नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम नवनीत था। मोहन कृषि करके आए हुए पैसों से घर चलाता था। कुछ साल बाद मोहन का तबीयत खराब होने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था और इस बात का मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नवनीत अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं। आज मुझे उनके पास जाके पूछना ही होगा कि उन्हें कौन सा बात इतना चिंता दे रही है। पापा, आप किस बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहे हैं? नवनीत, इतने दिन मैं मेहनत करके पैसे कमाता था, इसीलिए हम कोई भी चिंता के बिना आराम से जीते थे। पर अब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है बेटा, और इसके कारण मुझे चिंता है कि अब आगे घर कैसे चलाएंगे। पापा, आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है। आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मेरे पिताजी उनके तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, पापा ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे ना, मैं पहले ये देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास और फिर सोचता हूँ कि उससे कौन सा व्यापार कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो जाके देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अरे, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। इनके साथ मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ? उन 10 रुपयों के साथ वो बाजार जाता है और वहां सारे दुकानों को देखता है। एक दुकान में नींबुओं को बिकते देखता है। मेरे पास के पैसों के साथ नींबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू ही खरीद के बेचूंगा। ऐसे सोच के नींबू के दुकान को जाता है। नींबू कितने के हैं भैया? 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है, मुझे 10 रुपए के नींबू दे दो। ठीक है। और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। नवनीत उन नींबुओं को बेचना शुरू कर देता है। नींबू नींबू, ताजा ताजा नींबू, आखिरी 10 नींबू ले लो जी, ले लो। एक नींबू का कितना होगा? 2 रुपए का एक नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाले दुकान में 1 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं ना। बिक नहीं जाने पर ऐसे कम दाम पे ही बेचते हैं भाई साहब। ये सारे तो एकदम ताजा है। ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बेच के उससे आए हुए पैसों से वापस और नींबू को खरीदता है और दिन पूरा मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। पापा, आप अब से घर की जिम्मेदारी का चिंता ना लें, और उन्हें सब कुछ कहता है। नवनीत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे हर रोज नवनीत नींबुओं को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसके पास नींबू बचने लगे और इसीलिए वो दुकानदार के पास कम नींबू खरीदता था ताकि बचे हुए नींबुओं के साथ उन्हें अगले दिन बेच सके। एक दिन ऐसे ही नींबू खरीदने जाता है। एक नींबू का गुच्छा दीजिए भाई साहब। व्यापार की शुरुआत में ज्यादा नींबू खरीदते थे, कुछ दिनों से कम हो गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नींबुओं का बिकना शायद कम होते जा रहा है ना। कम से कम कुछ दिनों तक चला पाओगे ना। नवनीत बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं कम से कम कुछ दिन व्यापार चला पाऊंगा। मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे सोचकर अपने नींबू बेचता है। उस दिन के नींबू बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक दुकान में बहुत भीड़ है। पास जाके देखने पर पता चलता है कि वो एक जूस का दुकान है। अगर मैं भी इन नींबुओं का रस बना के
कम दाम पे बेचूंगा तो मेरे ही पास सब लोग आएंगे खरीदने। उसकी सोच के अनुसार वो अगले दिन से खरीदे हुए नींबुओं में आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबुओं को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का सिर्फ 5 रुपए, ले लो भाई साहब ले लो, ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू का रस बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सारों को बेच देता था और वैसे ही उसके व्यापार में भी अच्छा लाभ आने लगा। ऐसे उसने अपना खुद का दुकान शुरू किया और उसमें सहायकों को भी काम पे लगाया। एक दिन नींबू के दुकान को जाता है। आपकी दुकान में सारे नींबू खरीदना है मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह! आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा अगर मैं कुछ और दिन इस व्यापार को चला पाऊंगा? मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा, मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, पर उन बातों का बुरा ना मानकर उनको दिखाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहा का बुरा मानते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं और काम करना भी रोक देते हैं। और ऐसे दुकानदार नवनीत का अभिनंदन करता है। नवनीत के सोच के अनुसार व्यापार के अच्छा चलने पर अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दूसरों के कहे बातों का बुरा ना मानकर अगर दृढ़ निश्चय से फैसला लेकर मेहनत करोगे तो हर हाल में सफलता मिलेगी। शांतम्मा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हरि और छोटा बेटा गिरी। उन दोनों को 2 आंखों की तरह देखकर उसकी सारी उम्मीदें उन्हीं के ऊपर रख के जीने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी शादी के रिश्ते के विषय में आने पर उनसे ऐसे कहने लगी, मेरी बात को आप गलत मत समझिए चाचा। मेरे दोनों बेटों को मेरे रिश्तेदारों के जान पहचान वालों में ही रिश्ता करने को सोच रही हूँ, क्योंकि कल के दिन मेरी बहुओं को अगर मैं कोई बात कहने से भी, यहाँ तक कि वो मेरी बात सुनने के लिए भी, हमारे बीच रही रिश्ते के कारण उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अच्छे दिल से अच्छा रिश्ता लाने से भी वो बाहर का रिश्ता ही होगा। मैं अपने अभिप्राय को बदल नहीं सकती चाचा। ऐसे डट के विषय कह देती है। तब वो बुजुर्ग आदमी ऐसे जवाब देने लगा, कोई बात नहीं बेटी, तुम अपने बच्चों को प्राणों के समान पाल पोस कर बड़ा की, तो तुम्हें उनकी शादी के विषय में तुम्हारा अपना विचार होगा ना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। किसी रविवार के दिन मेरे घर आना। तेरी चाची तुझे बहुत याद कर रही है बेटी। जरूर चाचा। ऐसे कहकर घर आए रिश्ते को वापस भेज देती है। ऐसे शांतम्मा के ऊपर रहे अभिमान से उसके प्रयोजक और बुद्धिमान बेटों के लिए जान पहचान वाले अगर कोई रिश्ता लाने से शांतम्मा ऐसे ही ठुकरा देती थी। ऐसे दिन बीतते गए। पिछले 1.5 साल से दूसरे राष्ट्र में नौकरी कर रहे शांतम्मा का बड़ा बेटा हरि एक लड़की से प्यार करके उसी से शादी करके सीधा घर आता है। उस नए जोड़े को देखकर शांतम्मा चौंक कर खड़ी रहती है। तब हरि ऐसे कहने लगा, मुझे माफ करो माँ, अनहोनी परिस्थिति में मैं प्यार किए इस लहरी से मुझे शादी करनी पड़ी। तुझे बताकर मनाने का समय नहीं था माँ।
ऐसे हरी और कुछ कहते समय शांतम्मा दुखी होकर वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद हरी किस परिस्थितियों में ऐसे बिना बताए शादी करना पड़ा, पूरा विवरण उसके भाई गिरी को बताता है। तब भैया की परिस्थिति समझकर गिरी उसके माँ से भैया का विषय बताकर माँ के गुस्से को कम करने का प्रयत्न करता है। आखिर में एक हफ्ता बाद शांतम्मा उसके बेटों से ऐसे कहने लगी, देखो बेटे, मैं पुराने जमाने की हूँ, मेरे तरीके और सोच मेरे हैं, इसीलिए मैं शादी के विषय में अपने विचार को बदल नहीं सकती। ऐसे कहकर अपने बेटों को छोड़ने के लिए मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस मामले में आप जो भी समझे, मैं उस लड़की को अपने दिल से मेरी बहू नहीं मान सकती। ऐसे कह देती है। हरी और गिरी ने सोचा दिन बीतने पर उसकी माँ में बदलाव आएगा। इस तरह दिन बीतते गए। शांतम्मा बहू की छाया तक उसके ऊपर पड़ने नहीं देती, लेकिन लहरी उसकी सास को बेखातर नहीं करती थी। सास कितने ताने सुनाने पर भी, कितना अपमान करने पर भी लहरी सास के करीब आने की कोशिश करती रही। ये सब देखकर एक दिन हरी लहरी से ऐसे कहने लगा, गलत मत समझो लहरी, मैंने नहीं सोचा था कि माँ इतनी जिद्दी होगी। मैं और भाई माँ के जान हैं, इसीलिए मैंने किस कारण से ये काम किया है वो समझेगी सोचा, पर अनजाने में ऐसे हो गया, इसीलिए हम अलग चले जाएंगे। ऐसे तुम्हें हर रोज माँ के ताने सुनकर, अपमान सहकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता और माँ को भी नहीं बता सकता। ऐसे कहता है। तब लहरी ऐसे जवाब देने लगी, देखिए, मैं नहीं चाहती कि बहू आकर माँ बेटे को अलग कर दी करके कोई कहे। मैं उनकी बहू हूँ, मुझे कुछ भी कहने का अधिकार उन्हें है। मुझे यकीन है कि सासू माँ किसी न किसी दिन मुझे स्वीकार करेगी, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे पति को समझाती है। इस तरह दिन बीतते समय छोटा बेटा गिरी को उसके सौतेले पिता की पोती रिश्ते में शांतम्मा की भतीजी मीना से दूसरा बेटा गिरी से शादी करती है। घर आए कुछ दिनों बाद छोटी बहू अपनी सास बड़ी बहू को कितनी हैरत से देखती है और छोटी बहू को कितने प्यार से देखती है समझ लेती है। वो भी सास की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सास के बात को हाँ से हाँ कहकर उस घर की सबसे बड़ी बहू को कोसना शुरू करती है। एक दिन बहुत सुबह होने के बाद भी सास को कम से कम कॉफी तक नहीं देने के लिए छोटी बहू बड़ी बहू से ऐसे कहने लगी, ये क्या दीदी, तुझे इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर को गई, वहाँ देर होने पर इतना टाइम हुआ, पर अभी तक तुमने सासू माँ को कॉफी तक नहीं दी। सासू माँ गुस्से से तुझे कुछ बात कहने से क्या होगा? क्या तू उससे ऐसे ही छोड़ देगी? ऐसे कहकर सास के ऊपर बहुत प्यार दिखाकर यही मौका है सोचकर बड़ी बहू को बातें कहने लगी। इस प्रकार सास के मौके को देखकर छोटी बहू बड़ी बहू लहरी का अपमान करने लगी। तब शांतम्मा को लगा छोटी बहू का तरीका ज्यादा होने लगा, लेकिन अगर ये मामला सामने आने से बड़ी बहू की तरह बातें कहने लगी करके सोचकर दोनों बहुओं के बीच बातें चलते समय बाजू जाकर ऐसे सोचने लगी, ये क्या, मीना का मामला दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़ी बहू बहुत अच्छी स्वभाव की है, इसीलिए मैं और छोटी बहू इतनी बातें कहने पर भी वो कभी भी हमें जवाब नहीं दी। अगर वो जवाब देती तो ये घर दो टुकड़े हो जाते, इसीलिए किसी भी तरह बेचारी उस भोली को बातें कहने से रोकना है। अगर मैं उसे गुस्से से कह दी तो वो उसे मौका लेकर बहुत बातें बोलने लगी। ऐसे सोचकर उसकी भतीजी छोटी बहू के ऊपर गुस्से से हिल जाती है। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन बड़ी बहू को
कपड़े धोने के विषय में घर के दहलीज पर खड़ा करके छोटी बहू मुंह में आई बातें कहने लगी। ये सब देखकर शांतम्मा चुप नहीं रह सकी और बीच में आकर ऐसे कहने लगी। मीना, तुम चुप रहोगे कि नहीं? तुम्हें बड़ों की सम्मान करना नहीं आता क्या? बड़ी दीदी को मुंह में आई बातें कहने लगी। तू सोच रही है उसे कुछ भी कहने से मैं चुप रहूंगी करके? और एक बार मेरी बड़ी बहू को कुछ कहने से मैं तुझे मार डालूंगी। उस बच्ची में रहे सहनशीलता और अच्छाई को क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा? जब से वो इस घर को आई है तब से मैं कितने बातें बोलने पर भी वो बहुत सहनशीलता से सही। तू छोटी है लेकिन वो तुझे कभी भी एक बात भी नहीं बोली। इतनी अच्छी बच्ची को ऐसे दहलीज पर खड़ा रख के पूछ रही हो? मुंह बंद करके घर के अंदर जा, नहीं तो इस घर को छोड़कर चली जा। ऐसे छोटी बहू को डांटकर बड़ी बहू की तरफ बातें करने पर मीना ऐसे जवाब देने लगी। बाप रे, इतने दिनों बाद तेरी बड़ी बहू की अच्छाई तुझे अभी समझ में आई सासू माँ? तुझे दीदी के बारे में पता चलने के लिए ही मैंने इतने दिन ऐसे बातें किए हैं। मुझे माफ करो दीदी। सासू माँ, तुम तो बड़ी बहू को केवल बाहर की बच्ची होने पर ही इतने दिन तुमने उससे बहुत सताया है। तेरे बाद मैं उसे कितनी बातें बोलने पर भी तू कभी नहीं रोकी। अगर मैं दीदी के स्थान में रहने से इतने सारे अपमानों को क्या मैं इस घर में रहकर सहती? लेकिन दीदी देवता है देवता, इसीलिए वो कभी भी जीजा को ले जाकर दूसरा घर बसाने को नहीं सोची। उसकी सहनशीलता से तेरे मन में जगह हासिल करने का प्रयत्न की। इसीलिए उसके प्रयत्न को साकार करने के लिए मैंने दीदी को इतनी बातें बोली। पर देखी ना सासू माँ, तेरे मन को पसंद आई तेरी बड़ी बहू के बारे में कोई क्या सोचेंगे करके इतने दिन तुमने स्वीकार नहीं की। ऐसे कहकर इतने दिनों से वो नाटक कर रही है कहकर सास बहू के बीच रही दूरी को कम करने के लिए उसके प्लान को बताने पर शांतम्मा की आंखें खुल जाते हैं। तब शांतम्मा ऐसे कहने लगी। सच बोली रे, रिश्तेदारों की बच्ची हो या दूसरों की बच्ची, बहू यानी सास के व्यवहार के आधार पर रहती है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं रहेगा करके मुझे समझ में आया। लहरी बेटी, इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ करो बेटी। ऐसे मत बोलो सासू माँ, आप हमारे सासू माँ हो। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो उसी प्रकार आपको हमें भी कहने का हक है। इस प्रकार एक सास और दो बहू रहे उस परिवार में बिना किसी व्यवधान के वो खुशी से जीने लगे।